मेरी जेठानी की कोई औलाद न थी और उनका पति भी इस दुनिया से जा चुका था। उनको इतना सदमा पहुंचा कि वो बैठे बैठे बेहोश हो जाती थीं। मेरे पति उनको डॉक्टर के पास ले जाता और फिर वापसी पर जेठानी बहुत खुश होती और काफ़ी सारे बैग भी पकड़े होती। एक दिन जेठानी बेहोश हुई तो मैंने पति से कहा कि आज मैं भी उनके साथ जाऊंगी। ये सुनकर जेठानी को होश आ गया। फिर एक दिन जेठानी को मेरे पति अस्पताल ले गए। जब मैंने पीछा किया तो एक घर लेके गया पति जेठानी को। जब मैंने देखा तो मेरे पति जेठानी के साथ आज फिर से मेरी जेठानी बेहोश हो गई थी। मेरे पति उसे गोद में उठाए गाड़ी में बैठाकर डॉक्टर के पास ले गया। सदमा ही कुछ ऐसा था। मेरे जेठ का कुछ दिन पहले ही इंतकाल हुआ था। मेरी जेठानी को बार बार दौरे पड़ने लगे थे। मेरे जेठ जेठानी से बहुत प्यार करते थे। मैंने आज तक कभी उन्हें लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। जेठ की अचानक से हार्ट फेल होने की वजह से मौत हुई। 4 दिन से मेरी जेठानी ने एक निवाला भी नहीं खाया था। मैंने ज़बरदस्ती उसे कभी दूध पिलाने या कभी कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो साफ मना कर देती थी। एक अजीब बात ये थी कि वो किसी के हाथ से खाना न खाती, लेकिन जब मेरा पति उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाता तो वो खाने लगती। मैं और मेरे पति जेठानी का बहुत ख्याल रखते थे। एक तो वो बे औलाद थी, ऊपर से अब पति का गम भी। मुझे उसकी हालत पर बहुत अफसोस होता, लेकिन ना जाने क्यों जब से मेरे जेठ का इंतकाल हुआ था वो रोज़ ही चक्कर खाकर गिर जाती थी। मेरे मियाँ उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते। मुझे तो बहुत परेशानी सी होने लगी थी। एक तो मेरी जेठानी किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती थी, सारा काम मैं ही करती थी। फिर मेरे दोनों बच्चे छोटे थे, उन्हीं से मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। उस पर अब ये आफत मुझ पर टूट पड़ी थी कि जेठानी आए दिन बेहोश हो जाती थी। एक बात जो मुझे बहुत परेशान करने लगी थी वो ये थी कि मेरी जेठानी मेरे मियाँ से पर्दा नहीं करती थी। हालांकि उनका मायका भी ठीक ठाक पैसे वाला था, लेकिन वो अपने मायके भी नहीं गई थी। कहने लगी कि मुझे अब हमेशा अपने इसी घर में रहना है। जबकि वो जवान थी, चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन कहने लगी कि वो मेरे जेठ जमाल के नाम पर ही ज़िंदगी गुजारेंगी। पहली बार तो मैंने यही सोचा कि वो सदमे में हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन अब तो महीना गुजर गया था। अब मेरी जेठानी की हरकतें मुझे कुछ अजीब लगने लगी। वो पूरा दिन कमरे में बंद रहती। खाना नाश्ता मैं उन्हें कमरे में देखकर आती। कोई मोहल्ले की औरत उनसे मिलने भी आती तो वो कमरे से नहीं निकलती और मिलने से इनकार कर देती। मुझे जमाल की बात करके दुख होता है। अब ये भी नहीं था कि वो हर वक्त रोती रहती थी, पूरा दिन नॉर्मल ही रहती थी, लेकिन जैसे ही मेरे पति घर में दाखिल होता वो कमरे से बाहर आ जाती और मेरे पति से लिपटकर रोने लग जाती। कहने लगती, तुम्हारा भाई मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया, मैं अब किसके सहारे जीऊँगी। मुझे ना जाने क्यों अब जेठानी की बात बुरी लगने लगी थी। अगर उन्हें इतना गम था तो मेरे गले लगकर रो लेती, अपना जी हल्का कर सकती थी। ये कौन सा गम था, मेरे पति के साथ लगकर ही कम होता था। पूरा दिन तो वो भली चंगी रहती थी। मेरा पति पूरा दिन का गया भूखा प्यासा थका घर लौटता तो वो कमरे से निकलकर उसके गले लगकर बीन डालना शुरू कर देती थी, साथ ही चक्कर खाकर बेहोश हो जाती थी। मेरे पति उन्हें गोद में उठाए डॉक्टर के पास ले जाता। जब वापस घर आती तो बिल्कुल ठीक ठाक अपने कमरे में चली जाती थी। ऐसी कौन सी बीमारी थी जो मेरे पति के आते ही हो जाती थी और जब जेठानी डॉक्टर के लौट कर आती तो ठीक हो जाती। मेरे पति भी बिना नाक मुंह बनाए अपनी भाभी के काम के लिए तैयार हो जाता, और अगर मैं किसी काम के लिए कह देती तो मना कर देता था कि अभी थका हूँ, नहीं जा सकता। तुम्हें मेरा एहसास होना चाहिए, सारी जिम्मेदारियाँ अब मुझ पर आ गई हैं। मैं चुप हो जाती क्योंकि वो मुझे साफ साफ जवाब दे देते और भाभी को कुछ ना कहती। मेरी जेठानी जवान थी, मेरे मियाँ की हम उम्र थी। मेरे जेठ मेरे मियाँ से 6 साल बड़े थे। उनकी शादी के फ़ौरन बाद मेरी सास भी चल बसी थी और ससुर पहले ही जा चुके थे। घर में बस ये 2 भाई ही रहते थे। मुझे भी पसंद करने में मेरी जेठानी आई थी। देखने में मेरी जेठानी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन एक आम शक्ल सूरत की मालिक थी। मेरे पति भी काफ़ी हैंडसम थे। वैसे जेठ मामूली शक्ल सूरत के मालिक थे, लेकिन व्यवहार में बहुत अच्छे थे।
4 साल मेरे ससुराल में बहुत अच्छे गुजरे थे। मेरे जेठ मेरे साथ बिल्कुल छोटी बहनों की तरह से पेश आते थे। मेरी जेठानी से भी आप जनाब से बात करते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी जेठानी ने कोई फरमाइश मेरे जेठ से की हो तो वो पूरी ना की हो। मेरे पति मुझसे शुरू से ही खिंचे रहते थे। शादी की रात मुझे देखकर ही ना जाने क्यों मेरे पति का मूड ऑफ हो गया था। मुझे सीधे मुंह बात भी नहीं की थी, बस हर वक्त मुझ पर गुस्सा करते रहते थे। 2 साल के बाद मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। मेरी जेठानी बे औलाद थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि उनसे कभी भी मेरे बच्चों को पकड़कर प्यार नहीं किया था। क्या था, वरना एक घर में रहते हुए वो औलाद की कमी मेरे बच्चों को प्यार करके पूरा कर सकती थी, लेकिन वह हर वक्त बस खुद पर ही तवज्जो देती थी। मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी और वह घर के कामों की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल चुकी थी और खुद कभी जिम जाकर अपनी फिटनेस का ख्याल रखती थी तो कभी पार्लर जाकर बस अपने हुस्न को चमकाती रहती थी। मेरे पति मुझसे उखड़े रहते थे। मुझे रात को ही तैयार होने की फुर्सत मिलती थी। पूरा दिन मेरी जेठानी मुझे किचन के कामों में उलझाए रखती थी। जब मैं रात को तैयार होती तो अरहम कहते, अब तुम्हारे तैयार होने का क्या फ़ायदा, जब मैं आता हूँ तब तो तुम पसीने से सराबोर होती हो। देखकर ही मेरा मूड खराब हो जाता है। एक तो पहले ही आम शक्ल सूरत की हो, उस पर जब आओ तुम बेहाल नजर आती हो। मेरे आने से पहले अपने सब काम खत्म कर लिया करो। भाभी को देखो, भाई के आने से पहले कैसे खुशबू भरी होती है, उन्हें देखकर ही दिल बाग बाग हो जाता है। मुझे अरहम की हर बात की नागवारी थी, समझ नहीं आती थी। मुझे अरहम की बातों से तकलीफ तो बहुत होती थी, लेकिन मेरा मसला ये था कि मैं खामोश दबी सी लड़की थी। मुझे ज़्यादा चालाकियाँ नहीं आती थी। मुझे शादी की पहली रात अरहम ने यही कहा था कि मैं उनकी भाभी की कोई बात न टालूं, कभी उनके साथ बहस न करूं। मैंने कभी अपनी जेठानी के साथ किसी भी मामले पर बहस नहीं की थी। मेरी रंगत साफ सुथरी थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों में लगकर मुझ पर इतनी फुर्सत नहीं मिलती थी कि मैं अपने पति के घर आने से पहले तैयार होकर बैठ जाया करती। बल्कि अक्सर ये होता कि जब भी मेरे पति के आने का वक्त होता, मैं किचन का काम निपटाकर कमरे में जाने लगती तो मेरी जेठानी तैयार होकर अपने कमरे से निकलती और मुझसे कहती कि सिजा, तुमने सलाद तो बनाया ही नहीं। तुम्हें पता है ना अरहम को सलाद कितना पसंद है, चलो पहले सलाद बना लो। कैसी बीवी हो तुम, अपने पति की पसंद नापसंद का भी तुम्हें पता नहीं है। मुझे देखो, जमाल के साथ साथ अरहम की पसंद नापसंद का भी मुझे अच्छी तरह पता है। मैं सलाद बनाने लगती। जैसे ही अरहम घर लौटते, मेरी भाभी फौरन से घर का दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराकर अरहम को सलाम करती। अरहम भी मुस्कुराकर जवाब देते। ये भी कहते कि भाभी, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थोड़ा बहुत मेकअप करने की तमीज़ सिजा को भी सिखा दें। जब भी मैं घर आता तो किचन में ही नज़र आती है। थोड़ा सा भी इससे करीब होकर बात करो तो अदरक लहसुन और पसीने की बू से मेरा जी मितलाने लगता है। अरहम की बात सुनकर मेरी जेठानी खिलखिलाकर हंसने लगती। कहती, भाई तुम्हारी बीवी सुस्ती बहुत है, पूरा दिन घर के काम भी उससे खत्म नहीं होते। मैं तुम्हारे भाई के आने से पहले सब काम निपटाकर देखो कैसे फ्रेश हो जाती हूँ। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि ये रंग रूप को भी सिर्फ अरहम को ही दिखाती थी। जब मेरे जेठ अपने काम से थके आते तो तब भी वो आंगन में अरहम के साथ बातों में मसरूफ़ रहती। बाहर की डोरबेल बजती तो मैं मुझसे कहती कि सिजा, दरवाज़ा खोलो, तुम्हारे भाई आए होंगे। मैं किचन से सलाद बनाने के बाद रोटियां पकाकर बाहर निकलती, दरवाज़ा खोलती, अपने जेठ को सलाम करके अपने कमरे में चली जाती। जब नहा धोकर जल्दी जल्दी नीचे आती तो भाभी टेबल पर खाना लगा चुकी होती। बल्कि कई बार तो ये होता कि अरहम और भाभी खाना खा चुके होते। मेरे जेठ भी थके हुए आते थे। जब वो फ्रेश होकर बाहर आते तो उनका खाना भी ढका हुआ रखा होता था। भाभी अरहम के साथ टीवी देख रही होती, लेकिन मेरे जेठ उन बातों को महसूस नहीं करते थे। वो चुपचाप खाना खा लेते। जैसे ही खाना खाकर खाली होते, भाभी मुझसे कहती कि अब किचन तुम संभालो, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं टेबल से बर्तन उठाने लगती और ये भी सोचती कि पहले भी तो मैं ही संभाल रही थी। वो करती है ही क्या है, बस अपने हुस्न को चमकाती रहती हैं। शादी के चंद माह बाद की बात है, गर्भवती हो गई थी। अरहम का रवैया भी मुझसे कुछ बेहतर हो गया था। जब मेरा पहला बेटा हुआ तो अरहम के साथ साथ मेरे जेठ भी बहुत खुश हुए थे। उन्हें बच्चों की बहुत ख्वाहिश थी। वो जब भी घर लौटते मेरे बेटे को पकड़ लेते, इससे बहुत प्यार करने लगते।
वही उनके उल्टा मेरी जेठानी मेरे बेटे को नहीं पकड़ती थी। वो मुँह से भी बहुत कहती थी कि उन्हें औलाद की बहुत ख्वाहिश है, लेकिन मैंने कभी उनकी आँखों में औलाद की तड़प नहीं देखी थी। अभी मेरा बड़ा बेटा चंद माह का ही हुआ था कि मैं फिर से गर्भवती हो गई थी। मुझे लगा था कि मेरी खराब तबीयत को देखते हुए मेरी जेठानी मेरा एहसास करेंगी, लेकिन मेरी जिम्मेदारी इतनी ही रही। छोटे बच्चे के साथ इस हालत में भी मैं किचन की सब काम संभालती थी। अगर कभी अरहम से शिकवा कर भी देती थी कि भाभी मेरी बिल्कुल मदद नहीं करवाती, तो वो मुझ पर चिल्लाने लगते, कहते कि तुम अब जाहिल औरतों की तरह लगाई बुझाई शुरू कर दो ताकि हमारे घर में फसाद पड़ जाए। भाभी भी तो है, मजाल है कि उन्होंने कभी तुम्हारी बुराई की हो मुझसे, क्योंकि वो घर बनाना जानती है, रिश्ते निभाना जानती है, तुम्हारी तरह नहीं है। खबरदार दोबारा भाभी के खिलाफ कुछ कहा, जरा सा काम क्या बढ़ गया है, तुम तो मेरे सिर पर चढ़ गई हो। और हम मेरी बात सुनते ही नहीं थे। मुझे समझ नहीं आती थी कि भाभी दिन भर करती क्या थी। किचन की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल रखी थी। सफाई, कपड़े धुलाई वो कर देती थी, बाकी करने को बचता ही क्या था। दूसरा बेटा होने पर मैं बिल्कुल घनचक्कर से बनकर रह गई थी। अक्सर ऐसा होता कि मैं बच्चों को और घर की जिम्मेदारियों में अरहम को बिल्कुल वक्त नहीं देती थी। बाकी मैं दिन भर की थकी होती थी, लेटते ही गहरी नींद सो जाया करती थी। खुद को तवज्जो देने भी कुछ वक्त नहीं मिलता था। और अजीब बात यह थी कि अरहम ने मुझसे शिकायत करना छोड़ दिया था। मुझे तो यही लगा कि अरहम मेरी मजबूरी देखकर मेरा एहसास कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। चंद माह पहले की बात है, मेरे जेठ जब बहुत चुपचाप रहने लगे थे और सिगरेट भी बहुत ज़्यादा पीने लगे थे। सिगरेट वो तब भी पीते थे, लेकिन कभी कभी, लेकिन अब तो हर वक्त सिगरेट पीते नजर आते थे। किसी गहरी सोच में डूबे रहते थे। मेरी जेठानी की वो ही रूटीन थी, अपनी फिटनेस का ख्याल रखना, सजना संवरना। वो लापरवाह किस्म की औरत थी, या शायद खुद पसंद थी। मेरे जेठ की उन्हें खास परवाह नहीं थी। मेरे बच्चों का जुड़वा बच्चों वाला हाल था। एक बीमार होता तो दूसरा भी बीमार पड़ जाता। एक को भूख लगती तो दूसरे को भी भूख लग जाती थी। मुझे खाना बनाने के लिए रात को उठकर किचन में जाना ही पड़ता था। मैं जब कमरे से निकलकर लाउंज में आती तो मेरे जेठ अपने कमरे की बजाय लाउंज में बैठे सिगरेट पी रहे होते। वो किसी गहरी सोच में डूबे थे। ना उन्हें मेरे किचन में जाने का पता चलता, ना ही वापस आने का, अपने कमरे में जाने का पता होता। वो अपनी ही सोच में मगन होते। जब मैं कमरे में गई तो दोनों बच्चे रो रहे थे। अरहम उनकी वजह से उठकर गुस्से में लग रहे थे। मैंने दोनों बच्चों को खाना खिलाया तो बच्चे चुप हो गए। मैंने अरहम को कहा कि जमाल भाई आजकल बहुत चुप चुप रहने लगे हैं, सिगरेट भी ज़्यादा पीते हैं, क्या वजह है? अरहम शायद नींद में थे, कहने लगे ऑफिस की टेंशन होगी, ठीक हो जाएगी। ये कहकर लेट कर सो गए। लेकिन जमाल भाई ठीक होने के बजाय अपने गम अपने सीने में छुपाए दुनिया से रुखसत हो गए थे। और अब मेरी जेठानी ने एक नया तमाशा शुरू कर दिया था कि जैसे ही अरहम ऑफिस से घर आते तो वो कमरे से निकलकर उनके गले लगकर रोने लगती और चक्कर खाकर बेहोश हो जाती। अरहम उन्हें गोद में उठाकर गाड़ी में बिठाए डॉक्टर के पास ले जाते। जब वह वापस आती तो जेठानी खुश नज़र आती। मेरी तो हैरत की इंतहा उस दिन न थी जिस दिन उनकी इद्दत पूरी हो चुकी थी। शोख रंगदार जोड़ा पहने वो फुल मेकअप किए कमरे से बाहर निकली थी। फिर रोने लगी, शक्ल बनाकर अरहम से कहने लगी, जमाल को मैं ऐसी अच्छी लगती थी, कहते थे तुम हमेशा सजी सवरी रहा करो, लेकिन अब वो नहीं रहे। लोग मुझे कहा इस तरह से बना सवरा देखकर जीने देंगे जैसे जमाल चाहते थे। उनकी बात सुनकर अरहम भी उनकी बात की तारीफ़ करने लगे। कहने लगे आप रोज़ ऐसे ही तैयार रहा करें जैसे भाई को अच्छी लगती थी। उनकी गलत बात पर भी मेरी क्या मजाल थी कि मैं अरहम के आगे कुछ कह जाती। अब तो रोज़ तैयार होने लगी, घंटों अरहम से बातें करती रहती। मुझे अब ये सब देखा नहीं जा रहा था। हर दिन हर 2 घंटे बाद वो बेहोशी का ड्रामा करती। अब तो जब अरहम के साथ वापस आती तो हाथ में शॉपिंग बैग भी होते और अरहम मुझसे कहते कि भाभी का दिल बहलाने के लिए मैंने उन्हें शॉपिंग करवा दी है, ताकि उन्हें ये ना लगे कि जमाल भाई नहीं है तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। एक बार तो जो कुछ मेरी नज़रों ने देखा मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। रात को मैं बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर बैठी, बराबर में देखा तो बिस्तर खाली था, अरहम गायब थे। जब मैं फीडर बनाने के लिए कमरे में से बाहर निकली तो मुझे अपनी जेठानी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैं धीरे धीरे कदम उठाती हुई उनके कमरे तक पहुंची। दरवाज़ा बंद था, लेकिन खिड़की का पट खुला था। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं वापस अपने कमरे में आकर रोने लगी। मैंने बच्चों को फीड दिया
और सुला दिया। कुछ देर के बाद ही अरहम मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुए। मुझे देखकर कहने लगे, तुम अभी तक जाग रही हो? मैंने पूछा, आप कहाँ थे? तो कहने लगे, भाभी भाई के बाद बहुत उदास हो गई थी। मैं पानी पीने कमरे से बाहर निकला तो मुझे उनके कमरे से रोने की आवाज़ें आ रही थी, इसलिए मैं उनके पास चला गया था, उन्हें तसल्ली दी थी। मैं थोड़ी मुस्कुराई और कहा, आपके यहाँ भाभी को सीने से लगाकर तसल्ली दी जाती है? मेरी बात सुनकर वो मुझे घूरने लगे। कहने लगे, तुम छुप छुप कर मुझे देखती हो क्या? क्या समझती हो तुम मुझे? वो मेरी भाभी है, मेरे भाई की बीवी है। मैं उनके छोटे भाई समझकर तसल्ली दे रहा था। लेकिन अगर तुम मुझ पर यूं ही शक करती रही तो हाँ, तब मैं ज़रूर उनसे शादी कर लूँगा। ये बात सुनकर तो मेरे हवास गुम हो गए। मेरा मायका कोई पैसे वाला तो था नहीं। फिर मेरी और भी छोटी बहनें थीं जो शादी के लायक थीं और अच्छे रिश्ते के इंतज़ार में बैठी थीं। मैं अपने 2 बच्चों के साथ मायके जाकर नहीं बैठ सकती थी। मैंने एक चुप साध ली थी। मेरी जेठानी तो और भी बेतकल्लुफ़ हो गई थी। अब तो अरहम के साथ बाहर खाना खाने भी चली जाती थी। वो मुझ पर हुक्म भी चलाने लगी थी, लेकिन मैं भी कब तक सबका दामन थामे रखती। एक दिन मैं उन पर चिल्लाने लगी। मैंने कहा कि आपके अंदर शराफत नाम की चीज़ है भी कि नहीं? अरहम के साथ होते हुए आपको शर्म नहीं आती? वो पति है मेरे, लेकिन रात आप उसे रो धोकर अपने कमरे में बुला लेती हैं। उस दिन भी जब मैंने कमरे की खिड़की से देखा तो वो अरहम के सीने से लगी हंस रही थी। कह रही थी, तुम मुझे बिल्कुल जमाल की तरह लगते हो। जब मेरे करीब आते हो तो मुझे लगता है कि जमाल मेरे पास है। प्लीज़ अरहम, मेरे पास से उठकर मत जाओ। और हम उसका सर सहला रहे थे। कहने लगे, आप क्यों हर वक्त भाई को याद करती रहती हैं? इस तरह तो बीमार पड़ जाएंगी। मैं एक औरत होने के नाते कैसे सब बर्दाश्त कर सकती थी? जिस कुव्रत को और मोहब्बत पर मेरा हक था, वो अरहम की भाभी आंसू बहाकर हासिल कर ले। वो मेरी बात सुनकर ठहाके लगाकर हंसने लगी। कहने लगी, जाकर पहले अपनी शक्ल आईने में देखो और फिर अरहम को देखो। तुम उसके साथ कहाँ जचती हो? तुम उसकी बीवी कम और नौकरानी ज़्यादा लगती हो। मुझे उनकी बात सुनकर अफसोस हुआ। मैंने कहा, तो फिर आपने मुझे अपने देवर के लिए क्यों पसंद किया? उनके लिए किसी खूबसूरत लड़की का इंतज़ाम क्यों नहीं किया? इंसान देखने में जैसा भी हो, लेकिन नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई थी। वो इस बात पर भी हंसने लगी। कहने लगी कि मैंने जानबूझकर तुम्हें अरहम के लिए पसंद किया था। मैं जानती थी कि तुम और अरहम के हिसाब से अच्छी नहीं हो। असल में मुझे अरहम के लिए तुम जैसी आम शक्ल सूरत की लड़की चाहिए थी, ताकि वो तुम्हारी बजाय मुझे देखने पर तवज्जो दे, मेरी तारीफ़ करे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं बेमिसाल हुस्न की मालिक थी, लेकिन मेरे वालिद ने जमाल की सिर्फ शराफत देखकर एक मामूली शक्ल सूरत वाले शख्स से मेरी शादी करवा दी थी। मैं जब विदा होकर इस घर में आई तो पहली बार मैंने अरहम को देखा था। वो अपने भाई से बिल्कुल अलग था। पहली नज़र में अरहम पर अपना दिल हार बैठी थी। जमाल के कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन मेरे जहन में बस एक ही शख्स था और वो था अरहम। जमाल मेरे हुस्न की तारीफ़ बहुत करते थे, लेकिन मुझे कभी उनकी ज़बान से अपनी तारीफ़ अच्छी नहीं लगती थी। मैं तो रोज़ अरहम के लिए सस्ती संवरती थी। वो मुझे भाभी समझता था, इज्जत भी करता था, लेकिन एक भी तकलीफ़ होती थी मुझे अरहम से कि वो मुझसे दूर दूर रहता था, मुझे देखता नहीं था। शायद इसलिए कि मैं उसके भाई की बीवी थी, लेकिन अरहम की यह आदत मेरी जान जलाकर रख देती थी। मेरी सास बीमार रहती थी, उसे मेरी खिदमत की ज़रूरत थी, लेकिन मुझे न पति की परवाह थी, न बीमार सास की। मैं हुस्न की मालिका हूँ, मुझे हसीन मर्द चाहिए था और अरहम मेरे मायार पर पूरा उतरा था। जमाल को बच्चे अच्छे लगते थे, लेकिन मुझे अपनी फिटनेस प्यारी थी। मैं कोई बांझ नहीं हूँ, ना ही जमाल में कोई ऐसी कमी थी। मैंने खुद ही बच्चों का झंझट नहीं पाला, क्योंकि मैं जमाल से दूर रहने के और अरहम के करीब होने के बहाने ढूंढती थी। अपनी सास के इंतकाल के बाद मैं अरहम से बातें करने लगी, उसके साथ वक्त गुजारने लगी। जमाल को यही लगता था कि मैं अरहम का ख्याल रख रही हूँ, ताकि उसे माँ की कमी महसूस ना हो। जब भी अरहम ऑफिस से वापस आता, मैं तैयार होकर उसके सामने आती। फिर मैं अरहम से खुद पूछती कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मुझे देखे और मुझे देखकर मेरी तारीफ़ कर देता। तो मैं हवा में उड़ती फिरती थी। अगर अरहम की बीवी मुझसे ज़्यादा हसीन होती तो वो उसकी तरफ खो जाता और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे शादी के बाद उसने मुझसे शिकवा किया था कि मैंने तुम्हें उसके लिए क्यों पसंद किया। कहने लगा कि भाभी कोई अपने जैसी लड़की ढूंढ लाती। यह सुनकर तो मेरा दिल ही झूम उठा।
तुम्हें मैं हर वक्त इसलिए किचन में उलझाए रखती थी ताकि तुम कभी भी अरहम के दिल में घर ना कर सको। वक्त यूं ही गुजर रहा था, लेकिन जमाल को मुझ पर शक हो गया। उन्होंने मुझसे मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये गम दिल को लगा लिया। वो मेरी आंखों में अरहम की मोहब्बत को देख चुके थे। मैं उनसे अरहम के लिए मोहब्बत का इजहार भी कर चुकी थी। ये भी कह चुकी थी कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उनके साथ मजबूरन ज़िंदगी गुजार रही हूँ। उसके बाद से जमाल कमरे की बजाय लाउंज में सोने लगे थे, चुप चुप रहने लगे थे। शायद इनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मेरी उनसे जल्द जान छूट गई। और अब अरहम की सारी हमदर्दियाँ मेरे साथ हैं। वो दिन दूर नहीं जब अरहम मुझसे शादी करके तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकालेगा। मैं हैरत से फटी फटी आंखों से अपनी जेठानी के गंदे इरादे सुन रही थी। जब बाहर का दरवाज़ा खुला, देखा अरहम बड़े गुस्से से अंदर दाखिल हुए और एक जोरदार तमाचा मेरी जेठानी के मुंह पर मारकर कहने लगे कि मैं आपको अपनी बड़ी बहन समझता था और आप ऐसी घटिया सोच रखती हैं। मेरे बाप जैसे भाई को अपने मौत के घाट उतार दिया। अभी अभी यहाँ से दफ़ा हो जाएं, वरना मैं आपको जान से मार डालूँगा। जिस गुस्सैल अंदाज से अरहम बोल रहे थे, लगता था कि अपनी भाभी की सारी बातें सुन चुके थे। मैं दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया, क्योंकि मेरी बात पर तो शायद कभी भी भरोसा ना करते। मेरी जेठानी की सच्चाई अरहम के सामने खुल चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से चली गई। अरहम मुझसे नज़रें झुकाकर कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। रिश्तों की खूबसूरती इसी में है, जो भी रिश्ता हमारे अल्लाह ने दूसरों के साथ बनाया है उसे उसी नज़र से देखा और गुजारा जाए। आप सभी को कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।